नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एवं पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, इन दिनों हम आधुनिक चित्रकला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये पिछले अध्यायों में हमने जाना कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय कला में पुनरुत्थान काल देखा गया और जिसके अंतर्गत हमने अवनींद्रनाथ तथा नंदलाल बोस दोनों कला मनीषियों की चर्चा की। आज की इस कक्षा में चर्चा का विषय है यामिनी रॉय। इससे पहले कि हम कला मनीषी यामिनी रॉय के बारे में चर्चा करें, थोड़ा सा उस समय के कला जगत के बारे में जान लेते हैं। इस समय यद्यपि आधुनिक कला के अंतर्गत अवनींद्रनाथ तथा नंदलाल बोस दोनों ही कला मनीषी आ जाते हैं, फिर भी वे एक विगत परंपरागत कला के समर्थक या उद्धारक ही कहे जा सकते हैं। वास्तव में आपको ज्ञात होगा कि पिछली कक्षाओं में हमने अवनींद्रनाथ और नंदलाल बोस दोनों के बारे में अध्ययन किया और उनको जब हम पढ़ते हैं तो नतीजतन ये कह सकते हैं कि वे दोनों एक पुरानी परंपरागत कला के समर्थक या उद्धारक की भूमिका निभा पाए। वास्तव में यह परंपरागत कला एक परंपरागत कला या एकेडमिक वाद की जो नवीन पाश्चात्य धारा चली, वह कला के आदर्श रूप और पाश्चात्यपन की प्रभावशाली समस्याओं को नहीं सुलझा पाई। इस आंदोलन में दो विरोधी प्रवृत्तियां प्रभावित हो रही थी। इस कारण कलाकार कभी एक ओर झुक जाते थे तो कभी दूसरी ओर। इस आंदोलन की नीरसता तथा निर्बलता ने युवा कलाकारों को एक अन्य दिशा की ओर अग्रसर होने का अवसर दिया। नवोदित कलाकारों ने इस समय महत्वपूर्ण रोल निभाया। वे जनरुचि की अवहेलना न कर कला को जनसुलभ और सामान्य बनाने का प्रयत्न करने लगे। कला क्षेत्र में विडंबना की यह स्थिति रविंद्रनाथ ठाकुर की चित्राकृतियों के समय तक ज्यों की त्यों बनी रही। इस समय यामिनी रॉय एक आधुनिक चित्रकार के रूप में प्रतिक्रियावादी बनकर कला जागरण के क्षेत्र में उतरे। यामिनी रॉय ने लोक कला के आधार पर भारतीय कला को नवीन जीवन प्रदान करने की नूतन चेष्टा की। आप ध्यान दीजिए, अब तक जो चल रहा था वो लोक कला से थोड़ा हटकर चल रहा था। मैंने आपसे पहले कहा कि अब तक जो चला वो परंपरागत कला का समर्थन या एकेडमिक वाद के आसपास का कला वातावरण चल रहा था, लेकिन यामिनी रॉय पहले कलाकार थे जिन्होंने लोक कला के आधार पर भारतीय कला को नवीन जीवन प्रदान करने की चेष्टा की। इस नवीन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कलाकारों को एक एकेडमिक वाद से हटकर अपनी नूतन प्रवृत्ति को दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ। लोक साहित्य, लोक कला, सरल भक्ति संप्रदाय, कृषकों तथा नाविकों के घरों की कला तथा गीतों, कबीर, दादू तथा अन्य लोकप्रिय रहस्यवादी संतों की वाणियों ने कलाकारों में सरल और नूतन प्रवृत्तियों के निर्माण की चेतना को प्रोत्साहित किया। 1940 ईस्वी तक मान्यताएं बदल गईं और नूतनवादी कलाकृतियों की प्रदर्शनियां कलकत्ता में मान्यता के साथ प्रदर्शित होने लगी। 1887 ईस्वी में ग्राम वेतियातोर, जिला वांकुरा, पश्चिमी बंगाल में जन्मे यामिनी रॉय 16 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता आए और उन्होंने गवर्नमेंट आर्ट स्कूल से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण में
आरंभ में पाश्चात्य शैली के चित्र बनाए। उनको शबीह कार के रूप में ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई, परंतु बाद में उन पर बंगाल स्कूल का प्रभाव अधिक पड़ने लगा। उनकी स्वच्छंद अभिरुचि को तत्कालीन कलाधारा से संतोष प्राप्त नहीं हुआ और मौलिक सृजन के प्रति उनकी इच्छा अधिक बलवती हुई। 1921 ईस्वी के लगभग 34 वर्ष की अवस्था में उनका ध्यान बंगाल की लोक कला की ओर गया। और इसी समय बिहार के पट्ट चित्रण ने भी उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। यामिनी रॉय लोक कला से प्रेरणा ग्रहण करने के पश्चात सतत प्रयत्नशील रहे। वे बंगाल के अनेक गांवों में गए जहां वे कुम्हारों, बुनकरों, गुड़िया तथा खिलौने बनाने वालों आदि की कृतियों को देखते, समझते और रेखांकित करते रहे। इन कलाकारों की रचनात्मकता को देखकर वे अचंभित थे। इन ग्रामीण लोक कला के अध्ययन से उनको इस बात का ज्ञान हुआ कि परंपरागत ग्रामीण कलाकारों से ने अनायास ही रंगों, आकारों तथा छंद के रहस्य को पा लिया है। अब यामिनी रॉय ने लोक कला के अभिप्रायों तथा प्रतीकों को ग्रहण कर अपनी नवीन चित्रात्मक सुव्यवस्था को संजोया। ये कहा जाता है कि एक अच्छी कला तभी अभिव्यक्त होती है जब कलाकार मानसिक रूप से अपने कलाकर्म से संतुष्ट हो। तो इन लोक अभिप्रायों से प्रेरित कृतियों से यामिनी रॉय इसकी नवीनता से उनको मानसिक संतोष भी प्राप्त हुआ और वे ये जो सृजन हो रहा था उससे मानसिक रूप से संतुष्ट होने लगे। आर्थिक संकट होते हुए भी वे अपने जीवन संघर्ष के साथ नवीन प्रयोग करते चले गए, परंतु बहुत समय तक कला क्षेत्र में उनको मान्यता न प्राप्त हो सकी। धीरे धीरे युग परिवर्तन के साथ उनकी कला के सरलतम रूप को कला आलोचकों ने पहचाना और सराहा। यामिनी रॉय की कला क्षमता ने उनको सफलता के चरम तक पहुंचा दिया। 1929 ईस्वी से 1936 ईस्वी के मध्य यामिनी बाबू मेयो कला विद्यालय लाहौर में सहायक निदेशक के पद पर कार्य करते रहे। उसके पश्चात वे लगभग 2 वर्षों तक फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज के प्रधान पद पर रहे। 1938 से 1947 ईस्वी के मध्य उन्होंने लाहौर के सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के निदेशक पद पर कार्य किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत विभाजन के समय वे दिल्ली आ गए। वहाँ उन्होंने शिल्प चक्र संस्था की स्थापना की। यामिनी बाबू की कला सहज व निष्कपट सी लगती है। यामिनी रॉय ने अपनी कला प्रेरणा के विषय में स्वयं लिखा है कि मैं बाल कला से प्रेरित हूँ। उनके चित्रों में तकनीक की बात करें तो उन्होंने टेम्परा रंगों के द्वारा कपड़े, कागज़ तथा पट्टे पर नवीन प्रयोग किए। उनके चित्रों में अधिकांश सपाट रंग, सरल आकार और चमकदार वर्ण विधान को अपनाया गया है। अधिकांश चित्रों की रेखाएं मोटी परंतु अत्यधिक स्ट्रॉन्ग या बलवती है। यामिनी रॉय के चित्रों की एकल प्रदर्शनी ACA गैलरी न्यूयॉर्क में 1950 ईस्वी में आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में पट्टे, कपड़े, कागज़ तथा चटाई पर बने चित्र थे। इस एकल प्रदर्शनी को बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई, परंतु 1954 ईस्वी से यामिनी रॉय ने कास्ट मूर्ति निर्माण में अधिक रुचि प्रदर्शित करना आरंभ कर दिया था। पहले सिंप्लीफाइड लोक कला से प्रेरित
चित्रों का निर्माण और उसके पश्चात वे काष्ठ मूर्ति निर्माण के प्रति आकृष्ट हो गए। उनकी कलाकृतियों में ईसा मसीह, श्रृंगार, नर्तकी तथा मृदंग वादक आदि उत्तम चित्राकृतियां हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। 1955 ईस्वी में राय बाबू को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया और इस महान चित्रकार का 88 वर्ष की आयु में 24 अप्रैल 1972 ईस्वी में कलकत्ता में स्वर्गवास हो गया। उनको भारत का पिकासो कहा जाता है। तो ये थे कला महिषी यामिनी रॉय। आप अध्ययन करते रहिए और जानते रहिए भारतीय चित्रकला के बारे में। नमस्कार।